लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कीरन टीम को छोड़ करके चला जाता है, फिर भी कॉइन वन टीम चैंपियनशिप जीत जाती है। वहीं लुशी आओ भी प्रेजेंट में जियो फेंग की तलाश में लगा था। कीरन भी अपनी टीम से माफी मांगता है और वापस से टीम को ज्वाइन कर लेता है। तो दोस्तों देखेंगे कि लुशी आओ भी को प्रेजेंट में जियो फेंग मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीरन वापस से अपनी टीम को ज्वाइन करता है, उसकी टीम उसका स्वागत करती है। वहीं प्रेजेंट में वो सॉन्ग लुशी आओबे को धमकाता है कि चूंकि एक अच्छी लड़की है तुमको उसकी केयर करनी चाहिए, उसे हर हाल में खुश रखना। और इस समय हम देखते हैं कि वो सॉन्ग मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, चूंकि एन लेन की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है फॉर पार्ट टाइम जॉब। पहले तो वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन उसके लायक नहीं है, पर चूंकि जब वापस से जाकर के रिक्वेस्ट करती है तो एन लेन नोटिस करती है कि वो उसके जैसे पास्ट में काफ़ी मिलती जुलती है, जैसे वो कभी हुआ करती थी खुद एन लेन, और उसे वो जॉब पर रख लेती है। और जल्द ही एन लेन चूंकि के काम से खुश हो जाती है, इवन वो उसको अप्रिशिएट भी करती है। नाइट को लुशी आओबे जियो फेंग से कनेक्ट होता है। जियो फेंग उसे पूछते हैं कि क्या उसे दावी का कॉन्टेक्ट नंबर मिला, लेकिन वो बोलता है कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं मिला, पर मैं उससे जरूर मिला और उसके पास में तुम्हारा नंबर भी नहीं था। जियो फेंग गुस्सा करता है, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास में मेरा नंबर नहीं था, और मेरे बाकी के टीम मेंबर्स का क्या। अब वो उसे खुद के होम टाउन जाकर के पता करने का बोलता है, और अभी भी उसे यकीन नहीं होता कि दावे के पास में उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और अब दोनों अपने नेक्स्ट मैच को लेकर के बातें कंटिन्यू करते हैं। चेंग हाओ लुशी आओबे से पूछता है कि आखिर वो जियो फेंग को क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर लुशी आओबे कहता है वो क्यूरियस है कि वो बस कहाँ है इस समय। तब चेंग हाओ बोलता है मैंने सुना है चैंपियनशिप जीतने के बाद में जियो फेंग को सजा हुई किसी क्राइम के चलते लुशी आओबे उससे उस न्यूज़ से रिलेटेड लिंक मांगता है। शेनजान 2009 में फाइनल कंपटीशन मैच होना है। कॉइन वन टीम मैच शुरू होने का वेट कर रही थी। जियो फेंग की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पर फिर भी वो मैच खेलता है। फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं, सेकंड राउंड ओशियन हंटर टीम जीतती है, और अब मैच बराबरी का था। जियो फेंग की तबीयत अचानक से ज़्यादा बिगड़ने लगती है, और अब चांगशा उसे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देता है और वो एकदम से ठीक हो जाता है। और लास्ट राउंड स्टार्ट होता है जिसे कॉइन वन मैच टीम जीत जाती है। सब बहुत खुश थे, उनका सपना नेशनल टूर्नामेंट का जीतना पूरा हो जाता है। और जब उन्हें ट्रॉफी दी जाती है सब इमोशनल हो जाते हैं, सब एक दूसरे के गले लगते हैं, सबकी आंखें भरी हुई थी। पूरा वेन्यू ताली की गड़गड़ाहट और कॉइन वन टीम के नाम से गूंजने लगता है। जियो फेंग अपने बोनस का एक हिस्सा हंटर टीम को भी देता है। लुशी आओबे जियो फेंग के होम टाउन से पहले नेट पर उसके बारे में बहुत सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जियो फेंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि कर्जे में डूबे हुए हैं, और कुछ लड़के उनसे वसूली करने आए हैं। और अब जब वो जियो फेंग से मिलने जाती हैं तो फेंग उसे अपने 50,000 युआन दे देता है, और आज वो अपने पेरेंट्स के साथ में इंटरव्यू भी देता है। जियो फेंग के पेरेंट्स उसके साथ में बहुत खुश थे। जियो फेंग की माँ उसे घर बसाने में शादी करने का बोलती है, और अब नेशनल प्रो CF ली ओपनिंग सेरेमनी होती है। वहां पर चूंकि एंडन भी मौजूद थे, पर चूंकि की नजर लुशी आओबे पर ही थी। फर्स्ट मैच साउथर्न मॉन्स्टर किंग टीम का होता है। फर्स्ट राउंड किंग टीम जीत जाती है, सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सबके शक्ल पर 12 बज जाते हैं। लुशी आओबे खुद को ब्लेम करता है कि वो आज से नहीं खेला, तो चेंग हाओ बोलता है वी आर ह्यूमंस नॉट मशीन, हर समय वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। वही लुशी आओबे ने उस सिटी मैप में बिजी हो जाता है, और अब सब मिलकर के वापस से अपने उस हार को लेकर के डिस्कस करते हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पास्ट में वीजी यूनिवर्सल गेम्स कंपनी, जिसने न्यू जीरो टाइम प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जो कि वर्चुअल और रियलिटी के बीच में अनलिमिटेड वर्ल्ड कॉम्बिनेशन होगा। अब वीजी कंपनी दावे को ऑफर करती है, और कंपनी का डायरेक्टर उसे सब डिटेल्स में बताता है। दावे उसका डेमो लेता है, और वो उस गेम को बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में एंजॉय करता है, और उसे वो गेम बहुत पसंद आता है जो कि हाई एडवांस था। कंपनी के स्टाफ भी नोटिस करता है कि डेमो लेते समय दावे नॉर्मल था, उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल थी, मतलब वो गेम को एंजॉय कर रहा था। लेकिन आखिर में कुछ गड़बड़ी की वजह से वो स्क्रीन से गायब हो जाता है, और वो ऐसी जगह फंस जाता है जो गेम के साथ साथ वो मर भी सकता था, जिसके बदले वो कंपनी से पैसा लेता है और वहां से घर चला जाता है। अब उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, लेकिन वो सब कंट्रोल कर लेता है। वहीं लुशी आओबे चूके के पास बैठा अपने फैंस के गिफ्ट्स को देखता है, उनके लेटर्स को पढ़ता है, तो चूके को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा उसे जेलस फील कर रही थी। लुशी आओबे उसे पूछता है तुमको जलन हो रही है, तो वो मना करती है। तो लुशी आओबे बोलता है कि एक फ्रेंड ने मुझे चाय पर बुलाया है, क्या मैं जा सकता हूँ? चूके साफ मना कर देती है। लुशी आओबे बोलता है वो एक मेल है। चूके बोलती है तू भी ना जाना, तुम लास्ट 2 राउंड हार चुके हो, तो
पूरा फोकस करो अपने मैच पर। और अब वो प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चला जाता है और अपनी टीम के साथ मिलकर के न्यू प्लान्स के साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और उस दौरान वांग काई ठीक से नहीं खेलता, लुशिआओ भी उसे डांटता है और वापस से फुल फोकस के साथ में खेलने का बोलता है और उसे सब कुछ शुरू से करने का बोलता है। और अब नेक्स्ट राउंड खेलने जाते हैं सब उनकी न्यू टैक्टिक्स को देख करके सरप्राइज थे और वो मैच भी जीत जाते हैं। चूंकि भी बहुत खुश होती है और वापस से एक रिपोर्टर लुशिआओ के पास आकर के उसे कुछ क्वेश्चनिंग करती है। ये देख करके चूंकि वापस से जेलिस मिस जलने भुलने लगती है। वहीं पास में जियो फेंग को दिखाया जाता है जिसने अपनी टीम के लिए सी व्यू वाला रूम मिस फॉर प्रैक्टिस के लिए रूम बुक किया है। ये देख करके सब बहुत खुश होते हैं। अब दावे अपनी टीम का नाम चेंज करने का बोलता है पर एनलिन उसे क्यों कंटिन्यू करने का बोलती है क्योंकि अब वो उनकी पहचान बन चुका था। बहुत खुश होते हैं और लाइफ में अपनी टीम को ऑफिशियली बनाने का बात करते हैं। तभी दावे को काओ ले का कॉल आता है और वो पुअर सिग्नल का बोल करके वहां से बाहर जाकर के बात करता है। जियो फेंग एनलिन को साथ में नूडल शॉप चलने का इनवाइट करता है लेकिन एनलिन बहुत खुश थी पर फिर भी वो मना करती है क्योंकि आज उसकी लैंग्वेज की क्लास थी। जियो फेंग भी रेडी हो जाता है कि नेक्स्ट डे वहीं दावे उसे मैकेनिक से मिलने जाता है। वो उससे 20,000 युआन की और डिमांड करता है। इसके बाद में वो कभी दोबारा नहीं मांगेगा, ना ही वो दोबारा उसे कभी कॉल करेगा। दावे बोलता है उसके पास में भी पैसा नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो वो मैकेनिक दावे को धमकी देता है कि वो उसके फ्रेंड्स को कॉल करेगा। दावे उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसके साथ में वो ऐसा करना बंद करे। अब मैकेनिक उससे उसके चैंपियनशिप के हिस्से का पैसा मांगता है वरना वो उसके फ्रेंड को कॉल करेगा और वो कॉल करने लगता है तो दावे उसे रोकता है। तो वो मैकेनिक उसे मारने लगता है और बोलता है कि वो लाइफ टाइम उसे ऐसे ही ब्लैकमेल करेगा। तो अब वो उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है और उसके साथ में एटीएम जाने लगता है पैसे निकालने के लिए। उधर जियो फेंग उसे बार बार कॉल करता है पर नो रेस्पॉन्स। इसके बाद में वो उसी मैकेनिक काओ लाई को कॉल करता है पर उसका नंबर भी अनरीचेबल था। अब जियो फेंग दावे से मिलने दौड़ करके उसके रूम पर जाता है और उसके फेस पर चोटों के निशान देख करके पूछता है कि क्या हुआ। दावे पहले तो बात नहीं करना चाहता था और अब जियो फेंग उसके रूम के अंदर जाकर के देखता है जहां पर कुछ जल रहा था जो कि खुद दावे के कपड़े थे। जियो फेंग उसे पूछता है कि आखिर उसने अपने कपड़े क्यों जलाए पर दावे ऑलरेडी डिस्टर्ब था, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ खाने में और ड्रिंक करने में बिजी था। तभी उसकी नज़र उसकी रिस्ट वॉच पर जाती है जो खुद जियो फेंग ने उसे गिफ्ट की थी और वो मैकेनिक ने ले ली थी पर आज वो दावे के पास में वापस थी और उस पर ब्लड लगा था। और जियो फेंग समझ जाता है कुछ तो प्रॉब्लम है और अब वो उसे वापस से पूछता है कि ये काओ ले का ब्लड है ना। तो दावे वो घड़ी लेकर के पहनते हुए बोलता है कि उसको उसकी प्रॉब्लम की ज़्यादा केयर नहीं करनी चाहिए, उसको उसकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस पर जियो फेंग उस पर और ज़्यादा गुस्सा करता है। तो दावे बोलता है वो मुझे पीट रहा था, मुझ पर चिल्ला रहा था, उसने मुझे मारने तक की धमकी दी, वो मुझे मारना चाहता था। पर जियो फेंग जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है, ये घड़ी पर ब्लड, फोन स्विच ऑफ और वो कपड़े क्यों जलाए। दावे बता देता है आई किल्ड हिम एक्सीडेंटली। जियो फेंग उसको सरेंडर करने का बोलता है पर दावे मना करता है क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो उल्टा जियो फेंग को समझाने लगता है कि भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ है, ये बात सिर्फ तुमको और मुझको पता है, किसी और को नहीं। तुम मेरी मदद कर सकते हो इसको छुपाने में। पर जियो फेंग उस पर गुस्सा करता है कि उसने किसी की जान ली है, किसी का खून किया है और वो अब एक किलर है और अब वो उसे अपने साथ चल करके सरेंडर करने का बोलता है। पर दावे उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता वरना इसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगर मैं आज ऐसा करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा। और उसके आगे रोने लगता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। पर जियो फेंग वापस उसे वही सरेंडर करने का बोलता है कि वो उसका साथ देगा हमेशा हर हाल में। अब दावे को याद आने लगता है जब उसने काओ ले को मार डाला उसी कार से जिससे वो पैसे निकालने जा रहा था। उसको मारने के बाद उसने उसकी बॉडी को भी एक पत्थर फांद करके पानी में फेंक दिया जहाँ पर उस मैकेनिक ने वो एक्सीडेंटल कार का गेट डंप किया था। और घर आकर सबसे पहले उसने अपने सारे कपड़े रिमूव कर जला करके हर एक एविडेंस को रिमूव किया। तभी जियो फेंग उसके घर आ गया था। वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है लुशिआओ भी जियो फेंग के घर आया है तो उसकी एक नेबर उससे बात करती है तो पता चलता है कि इस घर में सिर्फ एक ओल्ड कपल है जो डॉक्टर के पास गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब लुशिआओ भी उस लेडीज से उसे जियो फेंग का पूछता है तो वो उसे बोलती है कि वो 12 साल पहले उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर के लुशिआओ भी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, वो शॉक्ड हो जाता है। अब दावे जियो फेंग को उस न्यू वीजी गेमिंग
कंपनी के बारे में भी बता देता है। जियो फेंग उससे नेक्स्ट डे की मीटिंग फिक्स करने का बोलता है। दावे उसे मैकेनिक की फैमिली को कुछ पैसा देने को बोलता है जो भी उसके पास में था। दावे को कहीं ना कहीं अपने किए का पछतावा था, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। वो जियो फेंग से गले मिलकर के बहुत रोता है। वहीं लुशी आओ भी कंफर्म करने के लिए जियो फेंग की ग्रेव देखने के लिए कब्रिस्तान जाता है और उसकी ग्रेव को देख करके भी उसे यकीन नहीं होता कि जियो फेंग मर चुका है। पर इससे वो बहुत दुखी हो जाता है कि अब वो उसे क्या जवाब देगा जब वो उसे कांटेक्ट करेगा। जियो फेंग की डेथ 31 अक्टूबर 2009 में हो चुकी थी। तभी लुशी आओ का दिमाग घूमता है और वो अपना मोबाइल निकाल करके देखता है। आज भी सैटरडे था और 31 अक्टूबर था। अब लुशी आओ सीधा एन लेन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है और जब उसे वो नजर नहीं आती तो वो जोर जोर से उसको बुलाने लगता है। पता भी चूंकि वहाँ आ जाती है जो कि उसका वर्किंग ऑफिस था। अब वो चुकी से एनलिन का पूछता है जो कि किसी मीटिंग में बिजी थी, पर चुकी उसे रोकती है कि वो मीटिंग से पहले नहीं मिल सकती। तो लुशी आओ डायरेक्टली मीटिंग में पहुंच जाता है। पहले तो वो उसे वेट करने का बोलती है, पर जब वो जियो फेंग का नाम लेता है तो वो उसके साथ आकर के उससे बात करती है और उससे पूछती है कि वो ये सब कैसे जानता है जियो फेंग की डेथ के बारे में। तो लुशी आओ बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये बताओ जियो फेंग की डेथ कैसे हुई, और उससे उसकी डेथ की फुल डिटेल्स, डेट टाइमिंग सब कुछ मांगता है। पर एनलन बोलती है इस सब को बहुत टाइम हो गया है और मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या एनलन जियो फेंग की डेथ की डिटेल्स दे देगी, या फिर लुशी आओ पे चुपचाप वहां से चला जाएगा, या फिर लुशी आओ पे सारी जानकारी लेने के बाद में जियो फेंग को बचा सकेगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड पे लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।